साथियों नमस्कार। कल हमने बीए पार्ट थर्ड सोशियोलॉजी में इमानुएल दुर्कheim के बारे में शुरू किया था। इमानुएल दुर्कheim का जीवन परिचय, इमानुएल दुर्कheim की किताबें, इमानुएल दुर्कheim की इसके समाजशास्त्र को योगदान और सामाजिक तथ्य की विशेषताएं कल अपनी हो गई थी। आज हम देखेंगे सामाजिक तथ्यों के क्या नियम हैं। सामाजिक तथ्यों के नियम में 5 बातें बताई गई है। पहला, सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं की तरह देखना चाहिए। दूसरा, सभी पूर्वाग्रहों का उन्मूलन करना चाहिए। तीसरा, विषय सामग्री को परिभाषित करना चाहिए। चौथा, व्यक्तिगत प्रकटीकरणों से पृथक करना चाहिए। और पांचवा, सामाजिक तथ्यों तथा सामाजिक तथ्यों की पृथकता। सामाजिक तथ्यों के नियम का पहला पॉइंट लेते हैं हम। सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं की तरह देखना चाहिए। हमने सामाजिक तथ्यों की जो विशेषताएं देखी थी उसमें इमानुएल दुर्कheim ने इसकी परिभाषा में भी यही कहा था कि सामाजिक तथ्य वस्तु होते हैं, एक थिंग होते हैं। सामाजिक तथ्यों के नियम के अंतर्गत दुर्कheim ने कहा है कि सभी सामाजिक तथ्य वस्तुओं के समान हैं। विज्ञान वस्तुओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है तथा सामाजिक तथ्य इसके अध्ययन की इकाई है और इसलिए सामाजिक तथ्य भी समाजशास्त्र के लिए एक वस्तु है। साथ ही दार्शनिकों और मनोवैज्ञानिकों ने सामाजिक तथ्यों का अध्ययन किया है। स्वयं दुर्कheim उदाहरण देख के कहते हैं कि सबसे पहली बार काम्टे ने यह कहा था कि सामाजिक प्रकटनों को प्राकृतिक तथ्यों की तरह हमको समझना चाहिए। काम्टे ने यह स्थापित किया कि समाजशास्त्र की अध्ययन सामग्री विचार है। उन्होंने विस्तार पूर्वक प्राकल्पना को रखा कि मनुष्य का विकास उद्विकास द्वारा हुआ है। हर्बर्ट स्पेंसर ने भी यही बताया था सामाजिक उद्विकास के बारे में। ऑगस्ट काम्ट ने भी बताया यह उद्विकास एक निश्चित व्यवस्था से हुआ है और इसलिए समाजशास्त्र को उद्विकास की इस व्यवस्था का अध्ययन करना चाहिए। दुर्कheim संपूर्ण समाज विज्ञानों का गहन अध्ययन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि समाज विज्ञानों में कभी भी सावधानीपूर्वक ये स्थापित करने का प्रयास ही नहीं किया गया कि वे विज्ञान वस्तुतः विज्ञान है। इसके लिए उन्होंने बताया कि सामाजिक तथ्यों को केवल वस्तुओं की तरह देखना चाहिए। दुर्कheim के अनुसार सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने हेतु इन तथ्यों की पहचान कैसे की जाए, इस पहचान के लिए दुर्कheim ने कुछ नियम बनाए हैं कि सामाजिक तथ्यों की पहचान कैसे की जाए, कुछ कन्फ्यूजन नहीं हो किनको सामाजिक तथ्य माने किनको नहीं माने। इसके लिए दुर्कheim ने सामाजिक तथ्यों की पहचान के कुछ आधार बताए हैं जो मुख्यतः 6 आधार हैं। पहला, सामान्य विज्ञान तथ्यों की पहचान करते हैं। दूसरा, तथ्यों का एक निश्चित अर्थ होता है। तीसरा, जिस किसी तथ्य का हम अध्ययन करते हैं उसे वस्तु मानकर चलना चाहिए। इमानुएल दुर्कheim शुरू से ही वस्तु पर जोर दे रहे हैं कि सामाजिक तथ्य क्या है, वस्तुएं हैं। चौथा, सामाजिक तथ्य आधार सामग्री है। पांचवा, सामाजिक तथ्यों का अध्ययन वस्तुनिष्ठ विधि द्वारा करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव विधि द्वारा करना चाहिए। सामाजिक तथ्य किसी सामान्य इच्छा से बदले नहीं जा सकते। इसकी विशेषताओं में भी पढ़ा हमने कि सामाजिक तथ्य क्या होते हैं, सामूहिक होते हैं, इसलिए किसी एक व्यक्ति विशेष की इच्छा से इनमें परिवर्तन नहीं हो सकता। एक व्यक्ति विशेष की इच्छा से इनमें बदलाव नहीं कर सकते। दूसरा है, सभी पूर्वाग्रहों का उन्मूलन करना चाहिए। सामाजिक जीवन के बारे में कई तरह की लोकोक्तियां हैं। भारतीय जनजीवन में बहुत से मिथक देखने को मिलते हैं। यदि सामाजिक तथ्यों को विज्ञान के स्तर पर रखना चाहते हैं तो इनका अवलोकन होना आवश्यक है। दुर्कheim कहते हैं कि हमारे पूर्वजों के अनुभवों ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि सत्य के अनुभव के लिए स्वयं को संतुष्ट कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। यदि हम सामाजिक तथ्यों को वस्तु मानते हैं तो इसका दूसरा सिद्धांत यह है कि हमें सभी पूर्व अवधारणाओं को समाप्त करना होगा। पूर्व अवधारणाओं से तात्पर्य है कि पहले से जो भी अवधारणाएं चली आ रही है उनको हमको समाप्त करना पड़ेगा। समाजशास्त्रियों को उन सभी अवधारणाओं की उपेक्षा करनी चाहिए जिनका उद्गम विज्ञान के बाहर हुआ है, यानी कि जो वैज्ञानिक नहीं है। विज्ञान इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान प्राप्त करता है और इसलिए सामाजिक तथ्य भी इस कसौटी पर सही उतरने चाहिए। सामाजिक तथ्यों का जब हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले उन्हें हमको परिभाषित करना चाहिए। यदि वे सामाजिक तथ्य केवल मिथक है, झूठ है, पूर्वाग्रह है तो हमें इन्हें छोड़ देना चाहिए। हमारे लिए तो सामाजिक तथ्य केवल वे ही तथ्य हैं जिनका वैज्ञानिक कसौटी पर अध्ययन किया जा सकता है, विज्ञान द्वारा अध्ययन किया जा सकता है, जो विज्ञान की कसौटी पर खरे उतरते हैं, जिन पर वैज्ञानिक विधि प्रयुक्त की जा सकती है।
हम विचार रखते हैं वे हमारे तटस्थ अध्ययन में बाधक होते हैं, हमारे व्यक्तिगत विचार तटस्थ अध्ययन में बाधक होते हैं। दुर्खाइम इसीलिए कहते हैं कि भावात्मक प्रकृति तथ्यों को समझने तथा उनकी व्याख्या करने की हमारी पद्धति को प्रदूषित करती है। तीसरा है अध्ययन की विषय सामग्री को परिभाषित करना चाहिए। समाजशास्त्री के लिए ये आवश्यक है, नितांत आवश्यक है कि वह जिस विषय सामग्री का अध्ययन करता है उस सामग्री को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए। अतः अनुसंधानकर्ता या अध्ययनकर्ता जिस सामग्री का अध्ययन कर रहा है उसका सामाजिक तथ्य के संदर्भ में अर्थ स्पष्ट करना चाहिए कि जो चीज़ है उसका सामाजिक संदर्भ में, सामाजिक तथ्यों के संदर्भ में क्या अर्थ है। वैज्ञानिक और तटस्थ अध्ययन के लिए केवल पूर्व धारणाओं का निराकरण ही पर्याप्त नहीं है, यानी कि पूर्व धारणाओं हैं उनका निराकरण ही पर्याप्त नहीं है। एक समाजशास्त्री को क्या करना चाहिए? अपनी विषय वस्तु को भी स्पष्ट व्याख्या करनी चाहिए। एक समाजशास्त्री को अपनी विषय वस्तु की स्पष्ट व्याख्या करनी चाहिए। इसके लिए उसके अध्ययन में आने वाली वस्तुओं की स्पष्ट परिभाषा की जानी चाहिए। चौथा है सामाजिक तथ्यों को व्यक्तिगत प्रकटीकरणों से पृथक करके देखना चाहिए। व्यक्तिगत अभिरुचियां निश्चित रूप से व्यक्तिगत होती है, इन्हें सामाजिक तथ्य नहीं समझा जा सकता। प्रत्येक समाजशास्त्री अध्ययन की विषय वस्तु को सामान्य बाह्य विशेषताओं के आधार पर पहले परिभाषित किया जाना चाहिए ताकि उस सीमा में आने वाली सभी प्रघटनाओं को इस समूह में सम्मिलित किया जा सके। पांचवा है वैयक्तिक तथ्यों तथा सामाजिक तथ्यों की पृथकता। सामाजिक तथ्यों के वैज्ञानिक अवलोकन के लिए व्यक्तिगत और सामाजिक तथ्यों को पृथक किया जाना चाहिए कि कौन से व्यक्तिगत तथ्य हैं, कौन से सामाजिक तथ्य हैं। समाजशास्त्री किसी प्रकार के सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करता है तो उसे उनके उस पक्ष पर ध्यान देने का प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए जो उनकी व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र है। सामाजिक तथ्यों के अध्ययन में व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत भावनाओं, धाराओं, उद्वेगों का स्थान देना चाहिए, वरन वस्तुएं जिस रूप में समाज में विद्यमान है उनका उसी रूप में अध्ययन करना चाहिए। यानी कि सामाजिक तथ्यों के अध्ययन में व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत भावनाओं, धाराओं, उद्वेगों को स्थान नहीं देना चाहिए, वरन वस्तुएं जिस रूप में समाज में विद्यमान है उनका उसी रूप में अध्ययन करना चाहिए। अब नेक्स्ट है सामाजिक तथ्यों के प्रकार। दुर्खाइम ने अपनी पुस्तक में तीसरे अध्याय में सामाजिक तथ्यों को दो भागों में बांटा है। अपनी पुस्तक के तीसरे अध्याय में उन्होंने सामाजिक तथ्यों को दो भागों में बांटा है, सामान्य सामाजिक तथ्य नॉर्मल सोशल फैक्ट और व्याधिकी तथ्य यानी कि पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट। अब इन दोनों के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। पहला है सामान्य सामाजिक तथ्य। सामान्य सामाजिक तथ्य जैसा कि नाम से प्रतीत होता है कि ये सामान्य होते हैं और समाज के स्वीकृत प्रतिमानों के अनुरूप होते हैं तथा सामाजिक जीवन के स्वास्थ्य में वृद्धि करते हैं। इसे शरीर के उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। इसका एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है इमाइल दुर्खाइम ने कि जब शरीर सामान्य स्थिति में होता है तो वह मौसम से अनुकूलन कर लेता है और स्वस्थ बना रहता है। समाज में भी जो व्यवस्थाएं बनी हुई है वह चलती रहती है, तो इसको बनाए रखने वाले सामाजिक तथ्य सामान्य तथ्य कहलाएंगे। यानी कि समाज में यदि व्यवस्था बनी रहे, समाज में जो व्यवस्था है वो गतिमान रहे, उसको बनाए रखे, तो वो तथ्य सामाजिक तथ्य कहलाते हैं। इस प्रकार सामाजिक तथ्य वे हैं जो समाज को यथास्थिति को बनाए रखते हैं। यानी कि समाज में कोई, ये कह सकते हैं, बखेड़ा खड़ा नहीं करे, समाज में कोई नेगेटिव बात ना करे, समाज को विघटित ना करे, सामान्य काम करता रहे, समाज की यथास्थिति बनी रहे, समाज जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से चलता रहे, तो उनको सामान्य सामाजिक तथ्य कहते हैं। इनमें व्याधि के तत्व इतने नहीं होते कि समाज की व्यवस्था और कानून गड़बड़ा जाए। यानी व्याधि के तत्व अगर होते भी हैं तो उनकी संख्या कम होती है और उनका प्रभाव कोई ज़्यादा नहीं होता कि वो समाज की सामाजिक व्यवस्था को डगमगा सके, समाज की सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ सके, समाज की सामाजिक व्यवस्था को विघटित कर सके। दूसरा है व्याधि की सामाजिक तथ्य, पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट। वे व्याधि की सामाजिक तथ्य जैसा कि नाम से प्रतीत होता है कि इनमें व्याधि होती है, बीमारी होती है, कमी होती है, नेगेटिविटी होती है। ये वे तथ्य हैं जो समाज के स्वीकृत प्रतिमानों के अनुसार नहीं होते, समाज जिनको मानता है उसके अनुसार नहीं होते, उसके विपरीत होते हैं, बल्कि ये इसके विपरीत होते हैं। समाज में अव्यवस्था पैदा करते हैं, जटिलता पैदा करते हैं, विघटन पैदा करते हैं और समाज के विकास के लिए हानिकारक होते हैं। अब इसका उदाहरण, हम कई सारे उदाहरण देखते हैं, जैसे क्राइम है, अपराध है, बाल अपराध है, डकैती है, वेश्यावृत्ति है, आत्महत्या है,
आदि व्याधि की सामाजिक तथ्यों के अंतर्गत आते हैं। ये सब समाज में विघटन उत्पन्न करते हैं, समाज के विकास में बाधक होते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। जब समाज में व्याधि की तथ्य अधिक बढ़ जाते हैं तो समाज का सामान्य जीवन गड़बड़ा जाता है। दुर्कहेम कहते हैं कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु की परिभाषा करने के लिए इन दोनों ही प्रकार के तथ्यों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। यानी केवल एक तथ्य समाज में पाया जाना मुश्किल है। समाज में व्याधि के तथ्य भी होंगे, थोड़े बहुत तो होंगे, बट यह है कि यदि व्याधि की तथ्यों की मात्रा कम है तो वो समाज विघटित नहीं होगा, समाज में यथास्थिति बनी रहेगी, समाज की व्यवस्था बनी रहेगी, समाज प्रगति करेगा, समाज उन्नति करेगा। अन्यथा यदि व्याधि के सामाजिक तथ्यों की मात्रा बढ़ जाएगी, इनकी संख्या बढ़ जाएगी, तो मनुष्य का जो सामान्य जीवन है वो गड़बड़ा जाएगा, मनुष्य के सामान्य जीवन परेशानी वाला हो जाएगा। यानी कहने का मतलब सामान्य सामाजिक तथ्य सामान्य अवस्था में पाए जाते हैं और व्याधि के सामाजिक तथ्य एक बीमारी के रूप में, एक व्याधि के रूप में, एक ऋणात्मकता के रूप में, एक कमजोरी के रूप में इस समाज में पाए जाते हैं। बाकी का जो भी बच रहा है अपन बाद में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।